नमस्कार दोस्तों आज की हमारी इस पहली हॉरर कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आप किसी नई जगह पर और नए लोगों के बीच में रहने के लिए जाते हैं तो पहले आपको उस जगह के बारे में अच्छे से सारी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। और जिस भी जगह पर रहने के लिए आप जा रहे हो, क्या वहां पर पहले भी कोई रहता था, या फिर कहीं वहां पर कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था जो आपके उस जगह पर रहने से आपको या आपकी लाइफ को किसी भी तरीके से इफेक्ट कर दे। क्योंकि कई बार हमारा एक गलत फैसला हमारी आगे की आने वाली पूरी जिंदगी को किस तरह से तबाह कर सकता है, इस बात का एहसास आपको आज की इस कहानी को सुनने के बाद होगा। लेकिन बस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि ये हमारा एक नया चैनल है, तो ऐसे में इसे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी इस मुहिम को एक कारवा बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्वा है और मैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आई हूं वो मेरे जीवन में घटी एक ऐसी घटना के बारे में है जिस घटना के होने के बाद मुझे आज तक भी खुद को आईने में देखने में डर लगता है। आज भी जब गलती से भी मुझे खुद का चेहरा किसी आईने में दिख जाता है, यानी कि जब मैं अपने आप को शीशे के सामने खड़ा हुआ पाती हूं, तो मुझे मेरे साथ हुआ वही भयानक मंजर याद आने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे अब भी वो मेरे बिल्कुल अगल बगल में ही कहीं से मुझे देख रही हैं। और अगर मैंने जल्द ही उस आईने के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाई तो शायद वही चीज मेरे साथ दोबारा से हो सकती है जो आज से कुछ साल पहले हुई थी। अब तो मेरे घर वाले भी मुझसे बोलने लगे हैं कि उस एक हादसे की वजह से तुम्हारा रहन सहन और तुम्हारा बोलचाल पूरी तरीके से बदल चुका है। क्योंकि जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ है तब से मैं एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गई हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जीवन बिल्कुल खत्म सा हो गया है। इसके साथ ही हर वक्त मुझे ये डर लगा रहता है कि वो अब भी मेरे को देख रही हैं और शायद वो जब चाहे तब मुझे मार कर मेरी आत्मा को अपने साथ ले जा सकती है। इसीलिए मैं किसी भी चीज के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जीवन अब थोड़े ही दिनों का बचा है और मेरा किसी भी चीज से ज्यादा लगाव रखने या फिर किसी भी इंसान को मेरे प्रति उम्मीद का कारण बनाना ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर एक बार मैं मर गई तो सामने वाले की उम्मीद टूट जाएगी और उम्मीद टूटने पर इंसान को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब मैं ऐसा आप लोगों से किस वजह से कह रही हूं, और आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज मैं इस तरह के तनावपूर्ण जीवन को जीने पर मजबूर हूं। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को कहानी में आगे चलकर पता चलने वाला है। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि जब आप इस कहानी को पूरा अंत तक सुने तो उसके बाद मुझे कुछ ऐसे सुझाव दें ताकि मैं अपनी जिंदगी को फिर से पहले की तरह बेहतर बना सकूं। शायद हो सकता है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर मुझे अपनी जिंदगी को जीने के लिए फिर से कोई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगे। इसके साथ ही आप लोग मुझे ये भी बताना कि हर वक्त उसका मुझे मेरे पास होने का जो एहसास होता रहता है, मैं उस चीज को कैसे दूर करूं, या फिर सच में वो आज भी मेरे अगल बगल में ही कहीं मौजूद हैं और सिर्फ एक ऐसे मौके की तलाश में है जो मौका मिलते ही वो मुझे और मेरी रूह को मेरे शरीर से अलग कर देगी और उसके बाद खुद की तरह ही मुझे भी उसी तरह का बना लेगी जिस तरह की वो खुद हैं। लेकिन आखिर वो कौन है और मैं आप लोगों से किसके बारे में बात कर रही हूं? तो अब बाकी की चीजों को छोड़कर अपन उसी की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 10 साल पहले से। आज से 10 साल पहले मैंने अपने गांव की ही एक सरकारी स्कूल में पढ़कर अपनी 10वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। जब मैंने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी तो उसके बाद मुझे आगे की पढ़ाई के लिए मेरे गांव से 3 गांव आगे, जो बड़ा गांव था वहां पर जो 12वीं तक की स्कूल थी, वहां जाना था। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसे गांव की रहने वाली हूं जहां पर लड़कियों को आगे पढ़ाने की दूर की बात है, बल्कि लड़कों को भी सिर्फ 8वीं क्लास या फिर 10वीं क्लास तक पढ़कर ही घर के किसी काम में या फिर मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता है। और शायद इसी वजह से हमारा जो गांव है वो इतनी ज्यादा गरीबी में जी रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का काफी ज्यादा अभाव है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंसान पढ़कर अपने परिवार की जिंदगी को आर्थिक रूप से किस तरीके से बदल सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वही रूढ़िवादी सोच चलती आ रही थी, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने 10वीं क्लास पास की तो उसके बाद मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए घर वालों के द्वारा साफ साफ मना कर दिया जाता है। वो लोग मुझसे कहते हैं कि आगे बढ़कर क्या करोगी,
अगले घर जाकर वैसे भी तुमको झाड़ू पोछा ही करना है, तो ये पढ़ाई उन सब चीजों में किसी भी काम नहीं आने वाली। जब घर वालों ने मुझसे ये बात कही तो मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ, पर मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और मैं उनसे आगे की पढ़ाई के लिए जिद करती रही। फिर 1 महीने की जिद के बाद मेरे पापा ने मुझे हमारे गांव से 3 गांव आगे जो सरकारी स्कूल थी उसमें दाखिला दिलवा दिया था और मैंने 2 साल पढ़ाई करके वहां से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। लेकिन वहां जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ रही थी तभी मैंने मेरे पापा से कह दिया था कि आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर भी जाना पड़ेगा। पर जब मैंने शहर जाने की बात कही तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अगर मैं तेरे को शहर भेज दूंगा तो अगल बगल के लोग मुझे ताना दे देकर मार देंगे, कहेंगे कि मैंने एक जवान बेटी को अकेले ही शहर भेज दिया है। आजकल की दुनिया किस तरह की है ये सभी लोग जानते हैं। जहां हमारी नजरों के सामने ही इस गांव में बहुत से लोगों की गंदी नजर तुम जैसी जवान लड़कियों के ऊपर पड़ी रहती है, तो बाहर जाकर तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। जब मेरे पापा ने मुझसे ऐसी बातें कही तो मैंने उन्हें समझाया कि मैं अपना खुद का ध्यान अच्छे से रख लूंगी, लेकिन शायद उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इंसानों के भेष में जो भेड़िए छुपे हुए थे, यानी कि जिनकी औरतों के ऊपर और लड़कियों के ऊपर गंदी नजर रहती हैं, उनसे तो मैं अपने आप को बचा लूंगी, लेकिन इंसानों की तरह ही इस दुनिया में शैतान भी बसते हैं, तो उनके उस डरावने रूप से और उनकी उन डरावनी शक्तियों से मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊंगी। ये उस वक्त मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ आगे चलकर कुछ भयानक और डरावना हादसा भी हो सकता है। यहाँ पर डरावना हादसा होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया था या फिर कोई ऐसी घटना हो गई थी जिसमें मैंने बहुत से लोगों को मरे हुए देख लिया था, बल्कि वो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो एक भूतिया हादसा था। उस हादसे को जब मैंने अपने साथ होते हुए महसूस किया था, उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही थी ये सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि आप लोग तो इस कहानी को सुनकर सिर्फ उस घटना को अपने दिमाग में काल्पनिक रूप से महसूस कर सकते हो कि जब मेरे साथ वो सब कुछ हुआ तो मैं किन परिस्थितियों में थी। लेकिन उस वक्त जो मेरे ऊपर बीत रही थी, जिन चीजों को मैं महसूस कर रही थी, उनको शायद मेरे अलावा और कोई दूसरा शख्स ना ही तो महसूस कर सकता है और ना ही समझ सकता है। अब जब मैंने मेरे पापा से शहर जाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे को शहर में पढ़ाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुश्किल से जो मैं कमाता हूं उससे घर का गुजारा हो जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। तो अब ऐसे में मेरे ऊपर सबसे ज्यादा दबाव इस बात का था कि मुझे अपनी 12वीं क्लास में इतने ज्यादा नंबर लेकर आने थे ताकि मुझे किसी बड़े शहर में किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ताकि घर वालों को मेरी पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। इसी सोच के साथ मैंने अपनी 12वीं क्लास में काफी अच्छे से जमकर पढ़ाई की और फिर होता भी वही है जैसा मैंने सोचा था, यानी कि मेरे 12वीं क्लास में काफी अच्छे नंबर आते हैं, जिसकी वजह से मुझे एक बड़े शहर की एक बड़ी सी सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। जब मैंने ये बात मेरे पापा को बताई तो वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको ये पता चल चुका था कि अब उनको मेरी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज की फीस जमा नहीं करवानी होगी, सिर्फ मेरे खाने पीने का खर्च ही उठाना होगा। अब एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता था, और क्योंकि मेरे पापा मेरे से काफी ज्यादा लगाव भी रखते थे, इस वजह से उन्होंने मुझसे कह दिया था कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे गांव वाले मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई पूरी कराऊंगा। तुम्हारी पढ़ाई के प्रति लगन और मेहनत को देखते हुए अब अगर मेरी कमाई का पूरा हिस्सा भी तुम्हारे लिए लगाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। जब मेरे पापा ने मुझसे इस तरह की बातें कही तो मेरे अंदर पढ़ाई का और भी ज्यादा जोश पैदा हो जाता है और मैं पूरे जोश शोश के साथ शहर पहुंच जाती हूं। अब जिस कॉलेज में उस वक्त मेरा एडमिशन हुआ था, यहाँ पर मैं कुछ कारणों के चलते उस कॉलेज का नाम तो आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो एक बहुत बड़ा शहर था, जो कि हमारे गांव से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पहुंचने में हम लोगों को लगभग 2 घंटे का वक्त लगता था। अब जिस दिन मैं मेरे पापा के साथ उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी, तो एडमिशन हो जाने के बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी वो ये थी कि अब मेरे को वहां पर अपने रहने के लिए कोई किराए का कमरा चाहिए था। लेकिन जब मेरी तरह की ही बाकी की लड़कियां वहां पर एडमिशन लेने के लिए आई हुई थी, तो जब मैंने उनमें से कुछ 1-2 लड़कियों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे अपने साथ अपने हॉस्टल में रखने के लिए तैयार हैं।
अब अपने साथ रखने की बात का मतलब ये नहीं था कि मैं उनके साथ उन्हीं के कमरे में रहने वाली थी, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे हॉस्टल में कुछ कमरे खाली पड़े हुए हैं जहां पर तुम रह सकती हो। जब मैंने उन लड़कियों से ये बात सुनी तो मैं उनके साथ अपने पापा को लेकर उनके हॉस्टल में जाती हूँ। लेकिन उनके हॉस्टल में जाने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि उस हॉस्टल का जो किराया है वो काफी ज्यादा है, जो कि हमारे बजट से बिल्कुल बाहर था। इसी वजह से मैं और मेरे पापा उस हॉस्टल से बिल्कुल निराश होकर आ जाते हैं। लेकिन आते वक्त जब उस हॉस्टल वाले ने हम लोगों से पूछा तो हमने उसे साफ साफ बता दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपके हॉस्टल की फीस दे सकें। तो मेरे मुंह से ये बात सुनकर और मेरे बारे में ये पता चलने के बाद कि मैं पढ़ाई में थोड़ी ठीक हूँ और इस तरह के गांव से निकलकर मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, तो उस हॉस्टल वाले को शायद मेरे ऊपर थोड़ी दया आ जाती है। इसी वजह से वो मुझसे कहता है कि थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आप लोगों को एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देगी, आप लोग उसी में चले जाना। वो कोई हॉस्टल तो नहीं है, लेकिन वो एक पीजी है जहां पर उस पीजी की जो मालकिन है वो किराए पर कमरा देती हैं और उस पीजी में सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं। अब जैसे ही हमने उस हॉस्टल के मालिक से ये बात सुनी तो मैं और मेरे पापा उस पीजी में पहुंच जाते हैं। जब हम उस पीजी में पहुंचे, जो कि एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, तो उसके बाहर पहुंचते ही हमें दिखाई दिया कि वो बिल्डिंग उतनी ज्यादा पुरानी भी नहीं थी जितना हम लोग सोच रहे थे। लेकिन अगल बगल में बाकी के जो हॉस्टल बने हुए थे उनकी फैसिलिटी को देखते हुए तो वो बिल्डिंग काफी ज्यादा जर्जर लग रही थी। लेकिन वास्तव में वो जर्जर नहीं थी, बल्कि उसमें बिल्कुल मेरी तरह की ही कम बजट वाली लड़कियां रहती थी, जिनके पास उन बड़े बड़े हॉस्टलों के किराए के पैसों के जितना जुगाड़ नहीं था, वैसी लड़कियां ही उस पीजी में रह रही थीं। तो अब जब मैं उस पीजी में जाती हूं तो उसका एक कमरा देखने के बाद मुझे वो कमरा पसंद आ जाता है। लेकिन जब मैंने उस पीजी की मालकिन को ये बात बताई कि मैं उस कमरे में रहना चाहती हूँ, तो वो मुझे उस कमरे के लिए साफ साफ मना कर देती है। उसने मुझसे कहा कि वो कमरा मैं किसी भी लड़की को किराए पर नहीं देती हूँ, वो ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। जब मैंने उस पीजी की मालकिन से पूछा कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप किसी को भी वो कमरा किराए पर नहीं देती, तो वो मुझे बताती हैं कि उस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। आज तक जो कोई भी लड़की उस कमरे में रहने के लिए आई है वो ज्यादा दिन तक उस कमरे में रह नहीं पाई है, क्योंकि उस कमरे की जो खिड़की है उसके बाहर से पीछे की तरफ जो बगीचा है वो दिखाई देता है। और रात के वक्त जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हवा के कारण उस बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों से ऐसी आवाज आती है जैसे कि कोई हंस रहा है या फिर कोई रो रहा है। अब ये बात मुझे तो अच्छी तरीके से पता है कि वो आवाज उन पेड़ पौधों की पत्तियों की वजह से ही आती है। लेकिन बाहर से कोई नई लड़की आकर जब उस कमरे में रहती है तो वो उस आवाज की वजह से डर जाती है। अब जब उस पीजी की मालकिन ने मुझे ये बात बताई तो मैं उसे कहती हूँ कि आप मुझे वो कमरा दे दीजिए, मैं नहीं डरूंगी। शुरू में एक दो बार कहने पर तो वो मुझे उस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब मैंने उसे इस चीज के लिए काफी बार कहा तो वो मान जाती है। अब यहाँ पर आप लोग मेरी ये बात सुनकर सोच रहे होंगे कि जब मुझे उस पीजी की मालकिन ने उस कमरे को देने से मना कर दिया था तो फिर मैंने उस कमरे को लेने की जिद क्यों की? क्या वहां पर और कोई दूसरे कमरे नहीं थे? तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि बाकी के जितने भी कमरे थे उनमें एक साथ 2 लड़कियां रह रही थीं, लेकिन वो जो कोने वाला कमरा था वो सिर्फ एक लड़की के रहने के लिए ही था, यानी कि उसकी साइज छोटी थी जिसमें 2 लड़कियां नहीं रह सकती थीं और मैं भी अकेली रहकर ही पढ़ना चाहती थी। इसके साथ ही बाकी के जितने भी कमरे थे उनमें पीछे की तरफ खिड़की नहीं थी, सिर्फ उस एक कमरे में ही पीछे की तरफ जो बगीचा था उसकी ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए वो कमरा सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन शायद उस वक्त मुझे वहां की एक ऐसी चीज की सच्चाई पता नहीं थी जिस चीज की वजह से वो कमरा इतने दिनों से खाली पड़ा हुआ था। और उस पीजी की जो मालकिन थी उसने भी मुझे उस कमरे को ना देने की असल वजह नहीं बताई थी, बल्कि उसने सिर्फ उस बगीचे वाली बात को बताकर ही मुझे ये कह दिया था कि मैं तुम्हें वो कमरा नहीं दे सकती। अगर उसी वक्त मुझे उस कमरे की जो असलियत थी वो पता चल जाती तो मैं वो कमरा कभी भी रहने के लिए नहीं लेती। लेकिन क्योंकि मुझे अकेले रहकर पढ़ना था और मैं ये जानती थी कि अगर मैं किसी दूसरी लड़की के साथ रहूंगी तो उससे बात करने के चक्कर में मेरा जो पढ़ाई का टाइम है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, तो ऐसे में मैं अकेला रहना ही ठीक समझती हूँ। लेकिन वहां उस कमरे में अकेले रहकर आगे चलकर जो कुछ भी मेरे साथ होने वाला था
उसके बारे में मैंने उस वक्त कल्पना भी नहीं की थी। अब उस दिन मेरे पापा तो मुझे वो कमरा दिलाने के बाद वापस गांव लौट जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा जो सामान था वो पूरा का पूरा साथ लेकर आए थे। इसीलिए मैं उसी दिन से उस कमरे के अंदर रहने लग जाती हूँ। लेकिन जब मैं वहां पर आई थी तो उस कमरे में रहने की बात होने के बाद पीजी की मालकिन ने मुझसे कहा कि तुमको 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उस कमरे की पिछले काफी टाइम से साफ सफाई नहीं हुई है। तो तुम कुछ देर बैठ जाओ, तब तक मैं उस कमरे की सफाई करवा देती हूँ। अब जिस वक्त उस कमरे की सफाई हो रही थी, उस वक्त मैं उस पीजी के ही कॉरिडोर में बाहर की तरफ बैठी हुई थी। जिस वक्त मैं वहां पर बैठी हुई थी तो मुझे अपने सारे सामान के साथ वहां पर बैठा हुआ देखकर बाकी की जो लड़कियां दूसरे कमरे में रह रही थीं, वो ये बात समझ गई थी कि मैं वहीं पर रहने के लिए आई हूं और शायद मैं उसी कमरे में रहने वाली हूं जिस कमरे में आज तक कोई भी लड़की नहीं रह पाई थी। तो अब जब उन लड़कियों को ये बात पता चली तो उनमें से कुछ 1-2 लड़कियां अपने कमरे से निकलकर बाहर आती हैं और मुझसे कहती हैं कि तुम्हें वो कमरा रहने के लिए नहीं लेना चाहिए, चाहे तो तुम हम लोगों के साथ रह लो, हम किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेकिन उस वक्त मैं उन लोगों की नजरों में काफी बहादुर बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, तुम लोग अपने कमरे में आराम से रह लो और अगर फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं तुम लोगों को आकर बता दूंगी। अब जब तक उस कमरे की सफाई हुई तब तक मैं वहीं पर बैठी रही थी। लेकिन जब बीच में उस कमरे की सफाई हो रही थी तभी अचानक से ही जो अधेड़ उम्र का इंसान उस कमरे की सफाई कर रहा था, उसकी उस कमरे के अंदर से चीखने की आवाज आती है। जैसे ही वो आवाज मुझे और उस पीजी की मालकिन को सुनाई देती है तो हम दोनों दौड़ते हुए उस कमरे के अंदर जाते हैं। और जैसे ही हम वहां पर जाते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि उस आदमी के हाथ की हथेली पूरी तरीके से कटी हुई है और उसके खून की बूंदें टप टप करके नीचे उस कमरे के फर्श पर गिर रही हैं। उसने अपने दूसरे हाथ से अपने उस हाथ की कटी हुई हथेली को पूरी तरीके से दबा रखा था ताकि खून ज्यादा बाहर ना निकले। लेकिन जब वो पीजी की मालकिन उससे जाकर पूछती हैं कि क्या हुआ, ये सब कैसे हो गया, तो वो आदमी बताता है कि जब मैंने इस कमरे के अंदर जो अलमारी है उसकी सफाई करने की सोची और जब मैं उसको खोलने गया तो अचानक से ही उस अलमारी के ऊपर जो शीशा लगा हुआ है उससे मेरा हाथ कट गया। जब उसने ये बात बताई तो मैं उस कमरे के अंदर जो अलमारी थी उसकी तरफ देखती हूँ और जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस अलमारी के ऊपर जो शीशा लगा हुआ है उसके एक कोने पर उस आदमी के हाथ का काफी सारा खून लगा हुआ दिखाई दे रहा था। उस चीज को देखकर मुझे और पीजी की मालकिन को यकीन हो गया था कि उसका हाथ उस शीशे के कोने से ही कटा है। इसके बाद वो आदमी तो उस सफाई को बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। जब वो वहां से चला गया तो वो पीजी की मालकिन मुझसे कहती हैं कि अब उसने आधी से ज्यादा सफाई तो कर दी है, बाकी की जो सफाई बची हुई है वो तुम अपने हिसाब से कर लो। मुझसे ये बात कहकर वो पीजी की मालकिन भी वहां से चली जाती है। उस वक्त मैं ये जानती थी कि जाने से पहले मेरे पापा ने उसको पूरे महीने के किराए के पैसे दे दिए थे, इसी वजह से उसने मुझसे ये बात कही थी। अगर उसको अब तक किराए के पैसे ना मिले होते तो वो मुझे खुद से सफाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलती। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे शाम होने वाली थी, इसी वजह से मैं भी झट से उस कमरे की सफाई में लग जाती हूँ, क्योंकि शाम होने से पहले पहले मुझे अपना सारा सामान उस कमरे के अंदर सेट करना था। फिर लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद मैं उस कमरे को पूरी तरीके से साफ कर देती हूँ। लेकिन उस वक्त उस कमरे के अंदर जो अलमारी थी, मैं उस अलमारी को साफ नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस अलमारी के ऊपर लॉक लगा हुआ था और उस लॉक की चाबी मेरे पास नहीं थी। लेकिन जब मैंने उस पीजी की मालकिन से उसकी चाबी के बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि वो अलमारी तुम्हें नहीं खोलनी है, बल्कि उसको बंद ही रहने दो। तुम्हारा जो भी सामान है उसको तुम कमरे में ही कहीं किसी दूसरी जगह पर रख दो। जब उसने मुझसे ये बात कही तो उसकी ये बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी। मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर वो मुझे उस अलमारी की चाबी क्यों नहीं दे रही है। लेकिन शायद उस चीज के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जिसके बारे में उस वक्त मुझे वो पीजी की मालकिन बता नहीं रही थी। अब जब कमरे की साफ सफाई पूरी तरीके से हो गई थी तो मैंने अपना सारा सामान वहां पर सेट कर लिया था और फिर सामान सेट करने के बाद मैं शाम का खाना खाने के लिए नीचे की तरफ जो खाने की मेज बनी हुई थी वहां आ गई थी। लेकिन आते वक्त मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने उस कमरे का दरवाजा बंद किया है या फिर उसको खुला ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैं खाना खाकर वापस आई थी तब मुझे उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ ही मिला था। उस चीज को देखकर पहले तो मुझे लगा
कि शायद मेरे जाने के बाद वहां कोई आया था, लेकिन फिर मैं खुद से ही सोचती हूँ कि शायद मैंने ही जाते टाइम दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होगा। यही बात सोचकर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती हूँ। अब क्योंकि साफ सफाई करने की वजह से और हर एक छोटे से छोटे सामान को उस कमरे में सेट करने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। इसी वजह से मुझे बिस्तर पर लेटते ही उस दिन नींद आ जाती है। यानी कि मैं रात के लगभग 9 बजे के आसपास ही सो गई थी। अमूमन मैं इतना जल्दी सोती नहीं थी, लेकिन उस दिन थकान की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई थी। अब क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी तो इस वजह से कुछ ही देर बाद मेरी आंख भी खुल जाती है। और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत टाइम से सो रही हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी नींद बिल्कुल पूरी हो चुकी थी और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मुझे फिर से नींद आने वाली है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोलकर बगल में टेबल के ऊपर रखी हुई मेरी हाथ की पहनने वाली घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के लगभग 2:30 बजे का वक्त हो रहा था। उस टाइम को देखकर पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि उस दिन से पहले मेरी कभी भी बीच रात में यूं इस तरीके से नींद नहीं खुली थी। वो पहली बार था जब मेरी नींद रात के उस वक्त खुली थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं जल्दी सो गई थी, इस वजह से मेरी नींद पूरी हो गई है और अब मुझे नींद नहीं आने वाली। लेकिन अब रात के 2:30 बजे मेरे पास कुछ करने को भी नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगा, क्योंकि किसी नई जगह पर आने के बाद इंसान को वहाँ सेट होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। क्योंकि उस दिन जब मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो मुझे बार बार अपने गांव की और अपने घर वालों की याद आ रही थी। इसी वजह से मैं पढ़ना बंद कर देती हूँ। लेकिन जिस वक्त मैं अपने बेड पर बैठी बैठी मेरे सामने जो टेबल रखी हुई थी उसके ऊपर अपनी बुक को रखकर उसे पढ़ रही थी, तो उस दौरान मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे कमरे में जो पीछे की तरफ बगीचे की साइड में खिड़की बनी हुई है वहां से कोई मुझे देख रहा है। जब मुझे शुरू में ये एहसास हुआ तो मैंने उस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर लगातार मुझे ऐसा लगता रहा कि जैसे कोई तो है जो बाहर की तरफ से खड़ा होकर मुझे देख रहा है। लेकिन दोबारा से भी मैंने यही सोचा कि भला रात के इस वक्त वहां कौन हो सकता है, क्योंकि उस बगीचे में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस पर भी एक बड़ा सा लोहे का गेट था जिसके ऊपर काफी बड़ा जंग लगा हुआ ताला लगा रखा था। उस चीज को मैंने उस पीजी के अंदर आने से पहले ही देख लिया था, लेकिन उसके बारे में मैं उस पीजी की मालकिन से ये पूछना भूल गई थी कि उन्होंने उस बगीचे के गेट पर इतना बड़ा लोहे का ताला क्यों लगा रखा है। और उस ताले के ऊपर लगी हुई जंग को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ताला वहां पर पिछले काफी लंबे टाइम से लगा हुआ है और उसको बहुत दिनों से खोला भी नहीं गया है। लेकिन अब जिस वक्त मुझे ये एहसास हो रहा था कि वहां पर खड़ा होकर मुझे कोई देख रहा है, तो मैं अचानक से झट से पीछे की तरफ पलट कर देखती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहां पर जो कोई भी था वो मेरे पीछे पलटने के साथ ही उस खिड़की से साइड में हो गया है। पहले तो मुझे वो सब कुछ अपने मन का वहम लग रहा था, लेकिन फिर मुझे मेरे कमरे की दीवार के ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है और वो जो परछाई थी वो उसी शख्स की थी जो मेरी खिड़की से बाहर की तरफ पीछे जो बगीचे वाली जगह थी वहां खड़ा था। जब वो खिड़की से साइड में हो गया था तो उस वक्त उसको लग रहा था कि शायद वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी का मुझे उसकी परछाई को देखकर ही पता चल गया था, जिसके बारे में शायद उस वक्त उसको पता नहीं था कि उसकी परछाई मेरे उस कमरे की दीवार के ऊपर पड़ रही है। अब जैसे ही मैंने उस परछाई को देखा तो मैं अपने बिस्तर से उठकर उस खिड़की से बाहर देखने के बजाय उस परछाई को देखकर ही ये अंदाजा लगाने की कोशिश करती हूँ कि वो जो परछाई हैं वो किसी मर्द की हैं या फिर किसी औरत की हैं, क्योंकि उस पूरे पीजी में अगर कोई औरत थी तो वो सिर्फ पीजी की मालकिन थी। बाकी की उसमें सारी की सारी मेरी तरह की ही 20 से 22 साल की उम्र की लड़कियां रहती थीं। लड़कों का या फिर किसी मर्द जात का तो वहां पर होने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि नीचे की तरफ जो खाने की मेज बनी हुई थी उसमें खाना बनाने के लिए भी 2-3 आंटियां ही आती थीं। यानी कि कुल मिलाकर उस पीजी की जो बाउंड्री थी उसके अंदर किसी भी मर्द जात का कोई भी आना जाना नहीं था। इसीलिए उस वक्त मैं मेरे दिमाग में से ये बात तो बिल्कुल ही निकाल देती हूँ कि बाहर की तरफ जो कोई है वो कोई मर्द हैं, क्योंकि उस वक्त वो जो परछाई मुझे दिखाई दे रही थी उस परछाई के हिसाब से भी बाहर की तरफ जो कोई था वो कोई मर्द नहीं था, बल्कि वो कोई औरत ही थी और दिखने में भी वो काफी दुबली पतली लग रही थी।
यानी कि उसकी जो परछाई थी उसके हिसाब से वो मेरी तरह की ही कोई जवान लड़की थी, जिसके सिर के बाल बिल्कुल खुले हुए थे, क्योंकि उस वक्त परछाई में उसके वो खुले हुए बाल मुझे उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत की और अपने बिस्तर से उठकर जैसे ही मैं खिड़की की तरफ जाने लगी तो वो परछाई अचानक से मुझे मेरी दीवार के ऊपर दिखना बंद हो गई। अब जैसे ही मुझे वो परछाई दिखना बंद हुई तो मैं उस खिड़की के पास गए बिना ही वापस आ जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं सोचती हूँ कि इन सब के बारे में मैं सुबह होने के बाद इस पीजी की जो मालकिन है उससे पूछूंगी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो फिर से मेरे दिमाग में आता है कि इस पीजी की मालकिन ने तो मुझे पहले ही कहा था कि इस कमरे में आज तक कोई भी लड़की रह नहीं पाई है। जो कोई भी इस कमरे में रहने के लिए आती है वो डर जाती है। तो अगर अब मैं भी उनसे जाकर ये बात कहूंगी तो वो मुझे भी डरपोक ही समझेंगी और मुझसे कहेंगी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस कमरे में मत रहो। इसीलिए अब ये बात सोचकर मैं इस चीज के बारे में उस मालकिन को नहीं बताती हूँ। और सिर्फ मालकिन को ही नहीं, बल्कि मैंने वहां मेरे अगल बगल में रहने वाली किसी भी लड़की से इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं की थी। और सिर्फ इस बारे में ही नहीं, बल्कि मेरी तो बगल में रहने वाली लड़कियों से बोलचाल भी बिल्कुल ना के बराबर थी, क्योंकि पूरे दिन मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती थी। दिन के टाइम पर अपनी कॉलेज में जाना हो जाता था और फिर वापस आते ही मैं अपनी पढ़ाई में लग जाती थी। और इसी तरीके से अब उस कमरे में रहते हुए मुझे लगभग 1 हफ्ते का टाइम हो गया था। 1 हफ्ते के दौरान तो मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत भी ऐसा लगे कि मैंने उस कमरे के अंदर रहने का सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन हाँ, उस वक्त मेरे साथ एक चीज जरूर हो रही थी, और वो चीज ये थी कि जैसे ही मैं सुबह के वक्त उस कमरे को बंद करके कॉलेज जाती थी तो कॉलेज जाने से पहले मैं अपने बिस्तर को बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट करके जाती थी। और सिर्फ बिस्तर को ही नहीं, बल्कि कमरे की हर एक चीज को मैं अच्छी तरीके से रख कर जाती थी। लेकिन जब मैं कॉलेज से वापस आती थी तो कमरे को खोलते ही मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे जाने के बाद मेरे पीछे से कोई उस कमरे के अंदर आया था। और सिर्फ आया ही नहीं था, बल्कि वो बड़े ही आराम से उस कमरे के अंदर रहा भी था। क्योंकि कमरे को खोलते ही जब मेरी नजर मेरे बिस्तर पर जाती थी तो बिस्तर के ऊपर जो उसकी बेडशीट होती थी उसको देखकर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसके ऊपर सोया था। और इसके साथ ही जो मेरी पढ़ने वाली टेबल होती थी, वो टेबल हमेशा ही उस कमरे के अंदर जो पंखा था उस पंखे के बिल्कुल ठीक नीचे रखी हुई रहती थी। बल्कि मैं हमेशा कॉलेज जाते वक्त उसको दीवार के पास में रखकर जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं आकर कमरा खोलती थी तो वो टेबल हर दिन मुझे उस पंखे के नीचे ही रखी हुई नजर आती थी। शुरू में 1-2 बार तो वो टेबल मुझे बिल्कुल सीधी उस पंखे के नीचे रखी हुई दिखाई दी, लेकिन 2-3 दिनों के बाद वो टेबल उस पंखे के नीचे रखी तो रहती थी, लेकिन वो बिल्कुल सीधे तरीके से वहां पर रखी हुई नहीं रहती थी, बल्कि वो अपने 4 पंजों के बजाय सिर्फ 2 पंजों के बल ही तिरछी होकर मेरा जो बिस्तर था उसके ऊपर गिरी रहती थी। यानी कि पंखे से थोड़ा साइड में ही मेरा जो बिस्तर लगा हुआ था, जो कि एक लोहे का बेड था, तो वो जो टेबल थी वो उस पंखे के नीचे से बिस्तर का यानी कि बेड का जो कोना था उसके ऊपर गिरी रहती थी। उसको देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने पंखे से लटक कर अपने पैरों से उस टेबल को धक्का दिया हो, और धक्का देने की वजह से वो टेबल उस तरीके से उस बेड के ऊपर गिर गई हो। अब जब ये चीज होने लगी तो मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद पड़ोस वाले कमरे में रहने वाली लड़कियां मेरे कमरे में आकर मटर गश्ती करती हैं। इसीलिए मैं दूसरे दिन जब कॉलेज गई तो मैंने मार्केट से एक ताला खरीद लिया था, ताकि मैं जब भी कॉलेज जाऊं तो अपने उस कमरे के ताला लगाकर आ जाऊं, क्योंकि मेरे अलावा उस कमरे में कोई दूसरी लड़की तो रहती नहीं थी जिसको मेरे जाने के बाद उस कमरे की चाबी की जरूरत पड़े। लेकिन शायद उस वक्त मैं ऐसा बिल्कुल गलत सोच रही थी कि मेरे अलावा उस कमरे में कोई लड़की नहीं रहती थी। अब मैं आप लोगों से ऐसा क्यों कह रही हूं, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, जब आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा उस वक्त आपके दिल की धड़कन डर के मारे दुगनी रफ्तार से धड़कने लग जाएगी। इसीलिए आप जिस भी हालत में ये कहानी सुन रहे हैं उस जगह पर बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, या फिर किसी ऐसी कंफर्ट वाली जगह पर चले जाइए जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे चलकर अब इस कहानी में आपको एक ऐसे डर का सामना करना पड़ सकता है जिसको शायद आप में से बहुत से लोग सहन ना कर पाए, या फिर वैसा डर किसी ने आज तक महसूस न किया हो। दरअसल दूसरे दिन जब मैंने उस कमरे के ऊपर ताला लगा दिया था तो ताला लगाने के बाद भी वो चीज उस कमरे के अंदर होना
बंद नहीं हुई थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद कोई उस खिड़की से आकर मेरे कमरे में ये हरकत करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि बाकी के जितने भी कमरों में वो लड़कियां रहती थीं, उन कमरों में पीछे की तरफ जो बगीचा था, जहां पर मेरे उस कमरे की खिड़की बनी हुई थी, उस तरफ बाकी के किसी भी एक भी कमरे की खिड़की नहीं थी। यानी कि कोई भी लड़की अपने कमरे की खिड़की से उतरकर वापस मेरे कमरे की खिड़की में चढ़कर अंदर आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उनके कमरों में खिड़की बनी हुई ही नहीं थी तो बाकी की लड़कियां वहां से आ ही नहीं सकती थी। तो अब मेरे लिए जो सबसे बड़ी डरने वाली बात थी वो ये थी कि आखिर कमरे के ऊपर ताला लगाने के बावजूद भी वो सब चीजें क्यों हो रही थी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जब से मैंने उस कमरे के ऊपर ताला लगाया था, उसके बाद से मुझे हर एक चीज ऐसी लगने लगी थी जिससे मुझे ये महसूस हो कि मेरे अलावा भी उस कमरे में कोई रहता है। पहले तो सिर्फ मुझे बेड की बेडशीट को देखकर ही ऐसा लगता था कि उसके ऊपर कोई सोया था, या सिर्फ उस पढ़ने वाली टेबल को ही मैं पंखे के नीचे रखा हुआ देखती थी। लेकिन अब तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी थी जिससे मुझे ये एहसास हो कि मेरे अलावा भी उस कमरे के अंदर कोई लड़की रहती है। और वो चीजें ये थीं कि जब मैं सुबह नहाकर आती थी तो अमूमन हर लड़की की तरह मैं भी अपने सिर के बालों को बनाती थी, और सिर के बाल बनाते वक्त उसके कुछ बाल टूटकर नीचे भी गिर जाते हैं। तो जिस वक्त मेरे बाल फर्श पर टूटकर नीचे गिरते थे तो मैं उन सारे के सारे बालों को उठाकर इकट्ठा करके बाहर की तरफ जो डस्टबिन रहता था वहां पर फेंक कर आ जाती थी। लेकिन जब मैं हमेशा कॉलेज से वापस आकर उस कमरे को खोलती थी तो उस कमरे में वो जो अलमारी थी जिसके ऊपर वो बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, उस शीशे के बिल्कुल ठीक नीचे मुझे हमेशा ही किसी लड़की के 15 से 20 लंबे लंबे सिर के बाल मिलते थे, जैसे कि वहां पर किसी लड़की ने आकर अपने बाल बनाए हैं। इसके साथ ही मुझे हमेशा उस शीशे के ऊपर एक बिंदी लगी हुई दिखाई देती थी, और हर रोज मैं उस बिंदी को उतारकर बाहर डस्टबिन में फेंक आती थी। लेकिन हर बार एक अलग रंग की बिंदी उस शीशे के ऊपर लगी हुई रहती थी। यहां पर मैं उसी बिंदी की बात कर रही हूं जिस बिंदी को औरतें या फिर लड़कियां अपने सिर के ऊपर लगाती हैं। यहां पर जो भी लड़कियां और औरतें मेरी कहानी को सुन रही हैं वो समझ गई होंगी कि मैं किस बिंदी के बारे में बात कर रही हूं। इसके साथ ही जो मेरा मेकअप का छोटा मोटा सामान था, उसको देखकर भी ऐसा लगता था कि जैसे उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। सबसे ज्यादा तो जो होठों पर लगाने वाली लिपस्टिक होती थी वो मुझे हमेशा ही खुली हुई मिलती थी। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे उसको किसी ने अपने होठों पर लगाया है। जब मैंने शुरू में वो सब चीजें देखी तो मैंने उन सब के बारे में अपने घर वालों को बताना चाहा, लेकिन फिर मैं उनको यही सोचकर नहीं बताती हूँ कि मेरी वजह से वो लोग काफी ज्यादा टेंशन में पड़ जाएंगे और उनको ये लगेगा कि पता नहीं वहां पर हमारी लड़की के साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो ताला लगाने के 2 से 3 दिन बाद एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई और मुझे वो लिपस्टिक नीचे फर्श पर पड़ी हुई दिखाई दी, तो जब मैंने उसको वहां से उठाया तो उस लिपस्टिक को देखकर मैं काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो जो लिपस्टिक थी वो एक नीले रंग की लिपस्टिक थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ लाल लाल लगा हुआ था। उस चीज को जब मैंने अपने हाथ की उंगली से लगाकर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वो तो खून है। उस चीज को देखकर मुझे लगा कि जैसे इस लिपस्टिक को किन्हीं खून से सने हुए होठों के ऊपर लगाया गया है। इसके साथ ही आज उस अलमारी के ऊपर जो शीशा था, जिसे साधारण भाषा में कांच भी बोला जाता है, वहां पर भी किसी के हाथ की उंगलियों के रगड़ने के निशान थे, जैसे किसी ने अपने खून से सने हुए हाथ को ऊपर से लेकर नीचे तक उस शीशे के ऊपर रगड़ा है। क्योंकि उस वक्त वहां पर 4 उंगलियों के निशान बने हुए थे, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक उस पर बिल्कुल खून से सने हुए दिख रहे थे। ये चीज देखकर मुझे समझ में आ गया था कि जरूर इस कमरे के अंदर कुछ बहुत ही भयानक है, जिसके बारे में इस पीजी की मालकिन ने भी मुझे नहीं बताया है, और शायद इसी वजह से वो मुझे ये कमरा नहीं देना चाह रही थी। अब धीरे धीरे मैं मेरे मन ही मन में सोच लेती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं ये कमरा चेंज कर दूंगी। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरा चेंज करने से पहले ही मेरे साथ यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं है। उस दिन जब मुझे वो खून से सनी हुई लिपस्टिक उस कमरे के फर्श के ऊपर पड़ी हुई मिली थी, तो मैंने उस लिपस्टिक को उठाया। उसके बाद बिस्तर के ऊपर जो टेबल पड़ी हुई थी उसको उठाकर जहां रखना था वहां रखा, और बाकी की सारी चीजों को फिर से सही किया। अब दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास में मैं कॉलेज से आई थी, तो उस दिन मैं थोड़ी थकी हुई थी,
इसी वजह से फिर मैं अपने बिस्तर पर थोड़ा लेट जाती हूँ। लेकिन जब मैं बिस्तर पर लेट रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे बेड के नीचे कोई है जो कि एक दबी दबी आवाज में हंस रहा है, जैसे वो अपने होठों पर हाथ रखकर काफी जोर जोर से हंसना चाह रहा है लेकिन हंस नहीं रहा है। जब मुझे वो आवाज महसूस हुई तो मैंने धीरे धीरे पलटकर बेड के नीचे देखा, लेकिन मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैं नीचे झुककर बिस्तर पर लेटी लेटी ही उस बेड के नीचे देख रही थी, तभी मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जैसे किसी के पैर मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर की तरफ लटक रहे हैं और उन पैरों से कुछ खून के जैसा टिप टिप करके इस वक्त मेरे सिर के ऊपर गिर रहा है। यहां पर आप लोगों को उस कमरे की दशों दिशा को समझाने के लिए इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जब मैं उस बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी तब मैं दीवार की तरफ सिर करके नहीं बल्कि उल्टे साइड में सिर करके लेटी हुई थी, क्योंकि जो पंखा था वो बिस्तर पर पीछे की तरफ, यानी जिस तरफ पैर करके अमूमन मैं रात के वक्त सोती थी उस तरफ था। और उस दिन दोपहर के वक्त मैं उसी तरफ सिर करके लेटी हुई थी। और जब मुझे ये महसूस हुआ था कि कोई बेड के नीचे है तो मैं वहां लेटी लेटी ही बिस्तर के नीचे झुककर ये देख रही थी कि वहां पर कोई है या नहीं है, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जिस वक्त मैं नीचे झुककर देख रही थी तभी मुझे मेरे सिर पर ऊपर से कुछ गिरने के जैसा महसूस होता है। वो बिल्कुल हल्की सी पानी के बूंद की जैसी कोई चीज थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ठंडी थी। जब पहली बूंद मेरे सिर के ऊपर गिरी तब मैंने कोई हरकत नहीं की, लेकिन फिर एक के बाद एक करके 4 से 5 बूंद मेरे सिर के ऊपर गिर गई। और उस वक्त मुझे ये महसूस भी हो रहा था कि जैसे किसी के पैर मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर की तरफ लटके हुए हैं। अब यहां पर इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जिस वक्त मैं पंखे की तरफ सिर करके लेटी हुई थी उस वक्त पंखा नहीं चल रहा था, क्योंकि लाइट गई हुई थी और मैं इसी इंतजार में थी कि जल्दी से लाइट आ जाए तो पंखा चलेगा और मुझे थोड़ी ठंडी हवा मिलेगी। क्योंकि जिस वक्त मेरे साथ वो घटना हुई थी वो एक गर्मियों का टाइम था। कॉलेज से पैदल चलकर उस पीजी तक आने की वजह से मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी और उस वक्त मैं पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो चुकी थी, जिसके कारण उस वक्त मैंने उस कमरे की खिड़की खोल रखी थी और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। खिड़की से उस वक्त हल्की हल्की हवा आ रही थी और दूसरी तरफ जो दरवाजा था वहां से भी हवा कमरे के अंदर आ रही थी। लेकिन फिर भी दोनों तरफ से हवा आने के बाद भी मुझे काफी ज्यादा पसीना आ रहा था और उस पसीने के साथ साथ जब मुझे अपने ऊपर कुछ ठंडा ठंडा गिरने का एहसास होता है तो मैं धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाकर ऊपर की तरफ देखती हूँ। और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि जैसा मुझे एहसास हो रहा था ठीक वैसे ही किसी के पैर सच में ही मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर लटके हुए हैं। लेकिन वो जो पैर थे वो पूरी तरीके से खून से सने हुए थे और उन पैरों की जो त्वचा थी वो पूरी तरीके से जली हुई थी। इसके साथ ही उन पैरों की उंगलियों और अंगूठों पर जो नाखून थे वो उन उंगलियों से भी ज्यादा लंबे थे। उन पैरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कोई भी वहां पर उस तरीके से लटका हुआ है उसको वहां लटके हुए कई साल हो चुके हैं, पर मरने के बाद भी उसके पैरों की उंगलियों के वो नाखून बढ़ना बंद नहीं हुए थे। लेकिन वो खून उसके पैरों से टपक टपक कर कहां से आ रहा था ये उस वक्त मुझे नहीं पता था, क्योंकि सिर्फ उन पैरों को देखते ही मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया था। क्योंकि उन पैरों से ऊपर की तरफ देखने की उस वक्त मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। जब 4 से 5 मिनट तक मैंने अपनी आंखों को बंद रखा तो मुझे ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी कि जैसे जो कोई भी मेरे सिर के बिल्कुल ठीक ऊपर उस पंखे से लटका हुआ है वो अभी भी मरा नहीं है, बल्कि वो उस पंखे से लटका लटका अजीब तरीके से गुर्रा रहा है, जैसे भौंकने से पहले जिस तरीके से कोई कुत्ता गुर्राता है। ठीक उसी तरह की आवाज उस वक्त मुझे अपने ऊपर से सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर अचानक से ही वो जो कोई भी वहां लटका हुआ था वो धड़ाम से आवाज करते हुए मेरे सिर के ऊपर गिरकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो मेरे मुंह से एक चीख निकल जाती है, जिस चीख को सुनकर मेरे अगल बगल में रहने वाली लड़कियां भागते हुए मेरे कमरे में आती हैं। अब क्योंकि उस वक्त कमरे का दरवाजा खुला हुआ ही था, इस वजह से जब वो मुझे वहां इस तरीके से नीचे की तरफ मुंह करके बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे चीखते हुए देखती हैं तो वो वहां आकर मेरे को हिलाते हुए मुझसे पूछने लगती हैं कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से चीख क्यों रही हो। लेकिन जब मैंने अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाकर अपने अगल बगल में देखा तो उस टाइम पर मेरे कमरे में 4-5 लड़कियां थीं,
उनके सिवाय वहां पर कुछ नहीं था। ना ही कोई पंखे से लटका हुआ था और ना ही जो कोई ऊपर से गिरा था वो वहां मौजूद था। लेकिन जब मैंने उन लड़कियों को ये बात बताई कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है, तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू इस कमरे के अंदर रहना छोड़ दे। जिस दिन तू पहली बार आई थी उस दिन भी मैंने तुझे समझाया था कि इस कमरे में रहने की गलती मत कर। अभी वो लड़की मुझसे ऐसा कह ही रही थी कि तभी मैं अपने सिर के ऊपर अपनी हाथ की उंगलियों को सहलाती हूँ, क्योंकि उस वक्त भी मुझे अपने सिर के ऊपर जहां कहीं भी वो हल्की हल्की बूंदें गिरी थी वहां उनकी ठंडक का एहसास हो रहा था। एक तरफ जहां मुझे पूरी तरीके से पसीना आया हुआ था और मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जहां सिर के ऊपर वो जो बूंदें गिरी थीं वहां मुझे काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। इसीलिए जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों को अपने बालों के ऊपर सहलाया और फिर उनको आगे करके अपनी आंखों के सामने देखा, तो मेरी वो उंगलियां पूरी तरीके से खून से सन चुकी थीं। यानी कि उस वक्त मेरे सिर के ऊपर सच में ही खून गिरा था। लेकिन अब अगर मुझे वहां पर कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था, तो फिर आखिर वो खून वहां मेरे सिर के ऊपर आया कहां से? इस बारे में मैंने जब उन लड़कियों को बताया तो उन लड़कियों ने भी मुझसे कहा कि मैं आज की आज ही वो कमरा खाली कर दूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तक हमने जितनी भी कहानियां सुनी हैं उनमें जो भी कोई डरावना हादसा हुआ वो रात के वक्त हुआ, पर यहाँ पर तो मेरे साथ बिल्कुल दोपहर के वक्त ही वो इतनी डरावनी चीज हो गई थी। इसका मतलब आगे चलकर भी मेरे साथ वहां पर कुछ बहुत भयानक होने वाला था, क्योंकि दिन के वक्त ही जब मेरे साथ इस तरह की घटना हो गई थी, तो फिर रात की तो शायद आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि रात के वक्त मेरे साथ वहां पर क्या हुआ होगा। अब उस दिन उन लड़कियों के कहने पर मैं उसी वक्त उनके साथ उठकर नीचे उस पीजी की जो मालकिन थी उससे मिलने के लिए जाती हूँ, ताकि मैं उसे ये बता सकूं कि मेरे साथ वहां पर ऐसा हुआ है और मैं अपना कमरा बदलना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं नीचे गई तो नीचे खाना बनाने वाली आंटियों ने मुझे बताया कि जो पीजी की मालकिन है वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गई हुई हैं और वो तो सुबह तक ही वापस लौटेंगी। आज शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी वो पहले ही उन लोगों को देखकर चली गई थी। साथ ही ये भी कहा था कि वो पीजी की लड़कियों का ध्यान रखें। अब उस वक्त हम सभी लड़कियों ने उन खाना बनाने वाली आंटी को तो उन सब चीजों के बारे में बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो थोड़ी जरूरत से ज्यादा बोलती थी और ऐसा लगता था कि जैसे वो दिमागी रूप से भी थोड़ी खिसकी हुई हैं। इसीलिए उतनी गहरी बात हमने उन्हें नहीं बताई और हम सारी की सारी लड़कियां वापस लौट आईं। अब मेरा कमरा अगर बदला जा सकता था तो वो अगले दिन ही बदला जा सकता था। इसीलिए उस दिन मैं सोचती हूँ कि मैं आज रात तो किसी तरीके से इस कमरे के अंदर निकाल लेती हूँ और कल मैं इस कमरे को बदल दूंगी। यही बात मैंने उन लड़कियों से कही तो वो भी मुझसे कहती हैं कि ठीक है, लेकिन अगर गलती से भी तेरे साथ कुछ जरा सी भी ऐसी कोई घटना हो तो तुम तुरंत ही उठकर हमारे कमरे में आ जाना या हम लोगों को आवाज लगा देना, क्योंकि हम लोग रात के 12 से 1 बजे तक पढ़ते रहते हैं। अब उन लड़कियों ने उस वक्त मुझे ऐसा कह तो दिया था कि वो रात के 12 से 1 बजे तक पढ़ती रहती हैं, लेकिन शायद उस वक्त उन्हें और मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो मेरे साथ घटना होने वाली है वो रात के 12 से 1 बजे तक नहीं बल्कि उसके बाद होने वाली है, क्योंकि वहां पर भी कोई ऐसा हम लोगों के अलावा मौजूद था जो हमारी सारी बातों को सुन रहा था और शायद इसीलिए हमारी बातों को सुनने के बाद वो ये नहीं चाहता था कि रात के 12 से 1 बजे से पहले ही मेरे साथ वहां पर कोई डरावनी घटना हो। अब उस रात का खाना खाने के बाद मैं ठीक 8 बजे वापस उस कमरे के अंदर आ गई थी, लेकिन उस रात मुझे वहां पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दिन के वक्त मेरे साथ उस कमरे के अंदर जो हुआ था उसकी वजह से ही मेरी नींद उड़ी हुई थी। अब मैंने 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का वक्त तो किसी तरीके से मोबाइल चलाकर निकाल दिया था, लेकिन अब मेरे अंदर आगे का वक्त गुजारने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मोबाइल से भी मेरी आंखें दर्द करने लगी थी और जैसे ही मैं किताब खोलकर बैठी वैसे ही मुझे डर लगने लगा था। इसीलिए मैं अपने ऊपर कंबल डालकर अपने आप को चारों तरफ से कवर करके आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई थी। जिस वक्त मैं बिस्तर पर लेटी थी उस वक्त कमरे का दरवाजा तो बंद था, लेकिन पीछे की तरफ की वो खिड़की खुली हुई थी, क्योंकि गर्मियों का टाइम था और अगर मैं खिड़की को भी बंद कर देती तो गर्मी के मारे मेरी हालत खराब हो जाती। इसी वजह से मैंने उस वक्त खिड़की खोल रखी थी और कमरे में पंखा भी चल रहा था। अभी मुझे वहां इस तरीके से लेते हुए 2 से 3 घंटे का ही टाइम हुआ होगा,
लेकिन वो 2 से 3 घंटे का टाइम मेरे लिए 2 से 3 दिन से कम नहीं था, क्योंकि हर एक गुजरते हुए सेकंड के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ी ही देर में मेरे साथ कुछ होने वाला है। इसके साथ ही मुझे हर वक्त ये इंतजार था कि कब सुबह हो, और सुबह होते ही जैसे ही इस पीजी की मालकिन आए तो मैं इस कमरे को खाली कर दूं। लेकिन वो रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली थी। उस वक्त अगर मुझे कुछ सुनाई दे रहा था तो सिर्फ वो पंखे के चलने की ही आवाज थी। इसके अलावा मेरे चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन वो पंखे के चलने की आवाज भी कुछ ही देर में शांत हो गई थी, क्योंकि अचानक से ही झपझप करके पूरे के पूरे पीजी की ही लाइट चली गई थी। लेकिन जिस वक्त लाइट गई थी उस वक्त रात के लगभग 2:30 बजे का टाइम हो रहा था, और उस वक्त तक शायद बाकी की जो लड़कियां थीं वो सो चुकी थीं, पर उनके कमरों में तो जो खिड़की बनी हुई थी वो दरवाजे के साथ में ही आगे की तरफ जो कॉरिडोर वाली साइड थी वहां बनी हुई थी। इसी वजह से वो सब की सब खिड़कियों को खोलकर सो रही थी, तो उन्हें इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। पर मेरे कमरे के अंदर जो खिड़की थी वो मेरे बिस्तर से काफी दूर थी, जिसकी वजह से उसमें से जो भी हवा आ रही थी वो उस खिड़की के अगल बगल में ही सिमट कर रह जा रही थी। अब जैसे ही कमरे में अंधेरा हुआ तो अंधेरा होते ही मुझे और ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ही मुझे एक टक टक की आवाज सुनाई देने लगती है। जब मैंने शुरू में उस आवाज को सुना तो पहले तो डर की वजह से मैंने अपने ऊपर से उस कंबल को हटाकर भी ये नहीं देखा कि वो टक टक की आवाज कहां से आ रही है। लेकिन अब इतनी गर्मी में कंबल के अंदर अपने आप को चारों तरफ से कवर करने की वजह से मेरे पूरे बदन पर बुरी तरीके से पसीना आ गया था, और मेरे माथे से अब पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ी ही देर में दम घुटने की वजह से मैं मर जाऊंगी। इसीलिए अब मैं अपने मुंह के ऊपर से हल्की सी कंबल को हटा लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी राहत महसूस होती है। लेकिन वो राहत थोड़ी ही देर की थी, क्योंकि आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला था जो उस वक्त मेरी हालत खराब कर सकता था। दरअसल जब मैंने अपने मुंह के ऊपर से कंबल हटाया तो कंबल हटाने के बाद भी मुझे वो टक टक की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद लाइट चली गई है, इसी वजह से बगल के कमरों में रहने वाली लड़कियों को भी नींद नहीं आ रही है, और वो ये सोच रही होंगी कि मुझे अकेली को इस कमरे में डर लग रहा है, या फिर अंधेरे में मेरे साथ कुछ हो सकता है, इसी वजह से वो मेरे पास आ गई हैं। लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो मुझे महसूस हुआ कि वो टक टक की आवाज मेरे कमरे के दरवाजे से नहीं, बल्कि मेरे बेड के बिल्कुल सामने की तरफ वाली दीवार के ऊपर उस कमरे के अंदर जो अलमारी बनी हुई थी, जिसके ऊपर मोटा सा ताला लगा हुआ था, और जिस ताले की चाबी उस पीजी की मालकिन ने मुझे नहीं दी थी, वो आवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। जब मैंने शुरू में ये चीज महसूस की कि वो आवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही है, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम है। लेकिन गौर से सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज उस अलमारी के अंदर से ही आ रही है। इसीलिए मैं हल्का सा उठकर सामने की तरफ उस अलमारी की ओर देखती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई चूहा वगैरह इस अलमारी के अंदर घुस गया होगा और अब वो अंदर फंस गया है, तो वो टक टक की आवाज कर रहा है। लेकिन इतने दिनों से जब मैं उस कमरे के अंदर रह रही थी तो उस अलमारी को चारों तरफ से देखकर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसके अगल बगल में कहीं से इतनी जगह है जहां से कोई चूहा उसके अंदर घुस सकता है। तो अब चूहे के तो अंदर घुसने वाली बात मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। तो अब ऐसे में जो अलमारी इतने दिनों से बंद थी, भला उसके अंदर से वो टक टक की आवाज कैसे आ सकती थी। लेकिन फिर उस टक टक की आवाज के साथ साथ ही अंदर की तरफ से किसी के गुर्राने की आवाज भी आने लगी थी, जैसे कि उस अलमारी के अंदर कोई बैठा हुआ है और वो उसके दरवाजे को खटखटाने के साथ साथ अजीब तरीके से गुर्रा भी रहा है। लेकिन फिर कुछ ही देर में वो गुर्राने की आवाज सिसक सिसक कर रोने की आवाज में बदल गई थी। जब मैंने उस तरह की आवाज सुनी तो मैं धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठती हूँ और उस अलमारी की तरफ जाने लगती हूँ, जिसके एक तरफ के दरवाजे के ऊपर वो बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। अभी मैं उस शीशे के सामने खड़ी ही थी, लेकिन क्योंकि अलमारी के बगल में ही दीवार के ऊपर उस बगीचे वाली साइड में खिड़की खुली हुई थी, तो उसकी वजह से बाहर की जो चांद की रोशनी थी वो उस खिड़की से कमरे के अंदर पड़ रही थी, जिसकी वजह से कमरे के अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा नहीं था और मुझे कुछ हल्का फुल्का उस कमरे के अंदर का दिखाई दे रहा था। जिस वक्त मैं उस अलमारी के सामने जाकर खड़ी हुई तो मुझे उसके ऊपर लगे हुए शीशे में मेरा चेहरा बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा था।
लेकिन अभी मैं उस अलमारी के सामने जाकर खड़ी ही हुई थी कि तभी देखते ही देखते अचानक से मुझे मेरे चेहरे की जगह उस शीशे में एक दूसरी लड़की का काफी डरावना चेहरा नजर आता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा चेहरा नहीं बल्कि किसी दूसरी लड़की का ही चेहरा है, जिसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरीके से गायब हैं और उसकी आंखें मोटे मोटे अंडे की तरफ बाहर की तरफ बिल्कुल सफेद होकर निकली हुई हैं। साथ ही उसका पूरा का पूरा चेहरा आग में जलकर भून चुका है। उसके ऊपर जिस तरीके से किसी रसगुल्ले के ऊपर चाशनी गिरी हुई रहती है, ठीक उसी तरीके से उसके उस जले हुए चेहरे के ऊपर खून की चाशनी गिरी हुई थी। यानी कि उसका वो पूरा का पूरा डरावना चेहरा खून से सना हुआ था और उसके जो होंठ थे उन होंठों का मांस थलथलाकर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा था। इसके साथ ही उसके मुंह से खून की लार भी टपक रही थी। अब उस शीशे में इतना डरावना चेहरा देखकर मेरा शरीर बुरी तरीके से डर के मारे हिलने लगा था। लेकिन तभी देखते ही देखते वो शीशा अपने आप ही टिड़क जाता है और उसमें दरार पड़ने लगती है। फिर उसके कुछ ही सेकंड बाद वो शीशा एक धमाके के साथ टूटकर वहीं पर बिखर जाता है। जैसे ही शीशे के टूटने की आवाज आती है तो शायद वो आवाज अगल बगल के कमरों सोई हुई बाकी की लड़कियों को भी सुनाई दे गई थी, जिसकी वजह से वो उठकर भागते हुए मेरे कमरे के दरवाजे के पास आती हैं। लेकिन उस वक्त मैंने उस कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा रखी थी। अब बाहर की तरफ से वो लड़कियां मेरे कमरे के दरवाजे को खटखटा रही थीं और अब जहां मैं खड़ी हुई थी बिल्कुल ठीक मेरे पीछे से मुझे किसी की ऐसी आवाज आ रही थी जैसे वो मेरे बिल्कुल ठीक पीछे ही खड़ी हुई हैं। वो जो कोई भी थी वो पीछे से मेरे कान के बिल्कुल करीब आकर अजीब तरीके से गुर्रा रही थी। इसीलिए जैसे ही मैं झटके के साथ पीछे की तरफ पलटती हूँ तो मुझे मेरे पीछे बिल्कुल वही लड़की दिखाई देती है जिसका डरावना चेहरा अभी मुझे उस शीशे में दिखाई दे रहा था। अब अपने सामने उतनी भयानक लड़की को देखकर मेरे मुंह से एक चीख निकल जाती है और मैं उस चीख के साथ वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती हूँ। लेकिन जब मुझे होश आया तो उस वक्त मैं किसी दूसरे कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे चारों तरफ पीजी की बाकी की लड़कियां और उसकी जो मालकिन थी वो खड़ी हुई थी। होश में आने के बाद जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था तो मैंने उन्हें हर बात बताई। लेकिन आज तक भी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आखिर उस शीशे के सामने मैं खड़ी हुई थी तो मुझे मेरा चेहरा क्यों दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि मेरे ठीक पीछे खड़ी हुई उस डरावनी लड़की का हुलिया ही मुझे क्यों दिखाई दे रहा था। जब मैंने इन सब के बारे में उस पीजी की मालकिन से पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस कमरे में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस कमरे में कुछ साल पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उसने उस कमरे के अंदर जो पंखा था उससे फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया था। लेकिन मरने से पहले उसने उस अलमारी के अंदर अपने शरीर का काफी सारा खून एक छोटी सी मटकी में इकट्ठा करके रखा था और आज उस अलमारी के ऊपर जो ताला लगा हुआ है वो उसी लड़की ने लगाया था। लेकिन मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने कहा था कि अगर मेरे मरने के बाद किसी ने गलती से भी इस अलमारी को ताला तोड़कर खोलने की कोशिश की तो ये पीजी हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। अलमारी के ताले को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक तो उस लड़की की आत्मा सिर्फ उस कमरे तक ही सीमित रहेगी। लेकिन अगर उस ताले को तोड़कर उसके खून को बाहर निकाल लिया गया और उसको वहां से हटा दिया गया तो फिर वो इस पूरे के पूरे पीजी में किसी को भी नहीं रहने देगी। इसीलिए आज तक उस अलमारी के ताले को नहीं तोड़ा गया है, क्योंकि उसकी चाबी का तो किसी को पता ही नहीं था कि उस ताले की चाबी कहाँ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो लड़की कुछ तंत्र मंत्र और काले जादू के जैसा कुछ सीख रही थी, लेकिन वो चीज धीरे धीरे उसके ऊपर ही उल्टी पड़ने लग गई थी, जिससे परेशान होकर उसने अपने आप को खत्म कर लिया था। अब उस पीजी की मालकिन से इतनी डरावनी सच्चाई सुनने के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन मैंने उसी वक्त अपने पापा को फोन कर दिया था और वो मुझे लेने आ गए थे, क्योंकि पीजी की मालकिन ने भी मुझसे कहा था कि अब तुम्हारा कुछ दिनों तक यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उस वक्त मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर मेरी जान को वहां पर खतरा हो सकता था तो फिर जब मैं उस लड़की का वो डरावना चेहरा देखकर, जो शायद उस लड़की की आत्मा ही थी, उसको देखकर जब मैं वहां पर बेहोश होकर गिर गई थी तो फिर उसने मेरे साथ वहां पर कुछ किया क्यों नहीं, उसने मुझे मारा क्यों नहीं? क्योंकि पीजी की लड़कियों ने तो दरवाजे को लात मार मार कर उसकी कुंडी को अंदर से तोड़ डाला था और उसके बाद मुझे उस कमरे से बाहर निकाला था।
और जब बाहर निकाला तब भी मैं उन लोगों को बेहोशी वाली हालत में ही मिली थी। लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी भी मेरे अगल बगल में ही कहीं हैं। और उस रात उस आईने के सामने जाने के बाद जिस तरीके से वो आईना टूट गया था, उसी तरीके से आज भी जब मैं अपने घर में किसी आईने के सामने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि देखते ही देखते ये आईना टूट जाएगा और इस आईने के टूटते ही वो लड़की फिर से मेरे सामने दिखाई दे जाएगी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये सिर्फ मेरे मन का डर है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं मेरे इस मन के डर को कैसे दूर करूं। अगर आप लोगों के पास इस चीज के लिए कोई उपाय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही आज की इस कहानी में जितने भी साथी कमेंट करके ये बताएंगे कि वो किस जगह से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और उनका नाम क्या है, तो अगली कहानी में मैं उन लोगों का नाम जरूर लूंगा।